नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का सरल भारत न्यूज़ में। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे बीच में हैं, वो काफ़ी युवा हैं और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कम उम्र में सफलता हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनय कुमार सर की, जो वर्तमान में IRPS अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सरल भारत न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जी इनवाइट सर। किया उसके लिए भी। और एक बार हम पहले भी सरल भारत के मंच पे बुला आप मुझे आमंत्रित कर चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जी सर। सर, मैं सीधा सवालों पर ही आऊँगा और मेरा पहला सवाल ये है कि सर, आपका जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसा रहा? क्या-क्या चुनौतियाँ आईं? क्या-क्या बाधाएँ उसमें आईं? हमें बताएँ और हमारे दर्शकों को रूबरू कराएँ सर। जी। बेसिकली मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, और कॉलेज के दौरान ही मेरे को लगा था कि सिविल सर्विसेज का जो एक फील्ड है वो काफ़ी कहा जाता है कि उसके अंदर जाके लोग काफ़ी बदलाव ला सकते हैं समाज के अंदर, और अपना रोल एक अहम प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोवाइड करता है सिविल सर्विसेज का एक एग्जामिनेशन जो है। तो उसी दौरान जब सब अपने अपने करियर के बारे में सोचते हैं, कॉलेज एक ऐसा टाइम आता है, तो उसमें मुझे लगा था कि आई गो फॉर दिस, एंड एटलीस्ट एक या दो बार मुझे देखना चाहिए कि उसके अंदर कैसे होते हैं चीजें। और उसी दौरान फिर सम ऑफ माय रिलेटिव्स पोस्ट मी फॉर दिस कि आपको करना चाहिए, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तो वही है कि थोड़ा सा मेरे अपने एम्बिशंस थे, विल पावर थी, और कुछ एक फैमिली का सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज के लिए मुझे जाना चाहिए। और दूसरा, मुझे ये लग रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जब आप इतनी यंग एज के अंदर जाके और समाज के अंदर सही में योगदान अपना दे सकते हैं, तो क्यों ना उसको एक बार जाके अपने पूरे कोशिश की जाए उसको एक्सप्लोर करने की। सो इस तरीके से चीजें शुरू हुई। उसके बाद जी। मैंने 2012 में अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर उसी दौरान मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम पे अपने कॉलेज से ऑन कैंपस। लेकिन यही था कि उस जद्दोजहद में था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, या फिर वापस से जैसा हम एक नॉर्मल रूटीन की तरह अपनी जॉब सिक्योर करते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। मुझे लगा कि अभी परिवार से बात की, उनने थोड़ा सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि इट इज़ वर्थ टेकिंग अ रिस्क। तो फिर मैंने 2012 में इसके लिए सही मायने में शुरू किया अपनी पढ़ाई करना। 2013 के एग्जाम में मैं अपीयर हुआ। 2013 में मैं मेंस तक पहुंचा था। फाइनल मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। अगली बार 2014 में फिर मैंने और अच्छे से ज़्यादा मेहनत के साथ तैयारी की। तो 14 में मैं तीनों स्टेजेस क्लियर करके एंड आई वाज एबल टू गेट इनटू द सर्विसेज। जी सो सर। दिस इज हाउ इट हैपेंड। कुछ कुछ चीजें इस दौरान रही जो मुझे लगता है कि आप एक एस्पिरेंट को जानने की जरूरत है। वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूँ उन सब चीजों के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही व्यक्तिगत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस तैयारी के दौरान, इस जर्नी के दौरान, जब आपके अंदर दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो आपको फिर कहीं ना कहीं एक स्टैंड मेंटेन करना पड़ता है, अपने आप को बैकअप करना पड़ता है कि नहीं, मुझे रहना है, मुझे करना है। 2012 के दौरान जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो उस दौरान, तो शुरू करने के 6-8 महीने के दौरान मेरी मदर की डेथ हुई थी उस दौरान। तो वो काफी एक एक चुनौतीपूर्ण, मैं कहूंगा कि एक समय था हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए और मेरे लिए पर्सनली भी, क्योंकि मैं अपनी माता जी से बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करता हूँ। तो उस दौरान ये था कि पता नहीं आप आगे कैसे होंगी चीजें। आगे मुझे पढ़ाई करते रहना चाहिए, या फिर मुझे भी परिवार को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करके और शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर इट वाज माय फादर्स बैकिंग, और उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांगली बोला कि नहीं, अगर तुमने कुछ सोचा है तो यू डू इट। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे तो हो सकता है ऊपर से कहीं माता जी भी देखें, और परिवार के अंदर अगर हम इस तरीके से भी अपना योगदान दे पाए, तो आई कंटिन्यूड दिस। तो उस दौरान काफी चुनौतीपूर्ण, मैं कहूँगा, समय था। लेकिन इच्छा शक्ति आपकी अगर मजबूत रहती है, तो आप उन चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं, ये मेरा मानना जी सर। सर, जब आप कॉलेज में थे और तैयारी कर रहे थे साथ में, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर पा रहे थे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब इंसान कॉलेज में होता है, तो कॉलेज का भी काफ़ी लोड होता है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। उसके साथ-साथ ये यूपीएससी की तैयारी जो होती है, कैसे आपने मैनेज किया सर? हमें बताएँ। जी। है। उस दौरान मुझे याद है कि मेरे एक दो सीनियर थे जो उस दौरान अपनी पढ़ाई कर
रहे थे, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल जो सेमेस्टर होता है उसके अंदर वो एंटर कर गए थे। तो उनने उस टाइम पे अपनी अच्छी खासी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने उनसे जाके देखा कि सिलेबस क्या है, कैसे ये पैटर्न है। तो मैंने जो अपनी कॉलेज का आखिरी जो साल था, उसमें जितना भी मुझे एक्स्ट्रा वक्त मिलता था, जितना भी टाइम मैं निकाल पाता था, उसको मैंने यूटिलाइज किया। और उस दौरान मैं कहूंगा कि वो उसका मुझे ज्यादा यूटिलिटी उस समय समझ नहीं आई थी। लेकिन आज जब मैं वापस से बैठ के सोचता हूँ कि उस समय का क्या योगदान रहा मेरी पूरी यूपीएससी की तैयारी के अंदर, तो मुझे लगता है कि उस एक साल के वक्त ने मुझे ये सिखाया कि इस पैटर्न को समझने की मुझे पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, किसकी क्लासेस अच्छी हैं, किसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो ये सब चीजें मुझे मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है उसके जिंदगी का जो इनिशियल टाइम होता है, जिसके अंदर उसमें उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो अगर कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है एक बड़ी सी मार्केट में, चाहे उसको राजेंद्र नगर मार्केट कह लो या मुखर्जी नगर का मार्केट कह लो, उस समय को कहीं ना कहीं अगर आप अपने कॉलेज में थोड़ा सीरियस रहते हैं तो बचा सकते हैं। तो उस दौरान हो सकता है आपकी आप उस पढ़ाई से इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आपको ये जरूर समझ आ जाएगा कि आपको इस एग्जाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जितना वक्त चाहिए वो आप अपने कॉलेज से निकाल सकते हैं। और फिर बाद बाद में जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब आप फुल फ्लेज्ड उस चीज के अंदर जा सकते हैं। तो आपका जो बेसिक टाइम होता है उस चीज को समझने के लिए, जो बाकी लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद लगभग 1 या 1.5 साल का टाइम आई वुड से कि वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही करते हैं उस चीज को समझने में, वो आप अच्छे से यूटिलाइज करके और इसके अंदर एक अपना बढ़त बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। जी। सर, अभी आपने कहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस पर थोड़ा सा मैं और डिटेल में जानना चाहूँगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम्म। आसान तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको समेट नहीं पाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत बात यहाँ पे ये होती है कि हम क्या ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, सब पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो आपने अपनी तैयारी के दौरान ऐसे क्या चीज़ें देखी जिनको आपको लगा हाँ इनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा या कोई दिक्कत नहीं होगी? जी सर। मुझे लगता है कि बहुत सारे कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना मटेरियल निकालते हैं, और एक एस्पिरेंट जब जाता है तो उसको हर हर चीज रेलेवेंट लगती है शुरुआत में। लेकिन जब हम उनको पढ़ने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि 70 to 80% ऑफ देयर कंटेंट इज रिपीटेटिव। आप एक ही कोचिंग के किसी नोट्स को उठाएं, दूसरे को उठाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उनने आपस में मिलके या कहीं एक सिंगल सोर्स से, उन दोनों का सोर्स सेम होते हुए और उनने अपना मटेरियल बनाया है। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जाएं। जैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक स्पेक्ट्रम या फिर विपिन चंद्रा फॉर हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस के लिए या इंडियन पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम लोग रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन्हीं से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 80% ऑफ द कंटेंट दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड बुक्स ओनली। उसके बाद ये होता है कि जब आपका स्टैटिक पार्ट इन बुक से आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको करंट अफेयर्स वाला जो आज के टाइम में कुछ डेटा है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, या फिर आज के समय में जो न्यूज आ रहे हैं, न्यूज़पेपर, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी एक मैगजीन, स्टैंडर्ड मैगजीन, कोई भी एक आप अपनी चॉइस से उसको चूज कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आपको लगता है कि नहीं वो अच्छा कवर करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी मटेरियल को जब आप इकट्ठा करते हैं और उनको पढ़ने बैठते हैं तो बाद में हमें समझ आता है कि हम उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हम जब जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो हम उसको उसको लेके कवर करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आप अगर कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे, उसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो आपका स्टैंडर्ड नोट्स है उनसे जब आप एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं चीजों को। जितना अच्छे से आपका रिवीजन होता रहेगा, आपका आपका कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से बनता चला जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। और अगर अगर आप फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं बहुत सारे ऐसे कोचिंग मटेरियल हैं जिनके अंदर कुछ अलग मिल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड कोचिंग को, एक मटेरियल को आप उठा लें और बाकी को आप देखें एक बार, दूसरे कोचिंग्स को या फिर दूसरे मटेरियल्स को या बुकलेट्स को, और उनके अंदर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो उसको आप अपने स्टैंडर्ड नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको कवर भी कर पाएंगे, आपको मेंटल पीस भी रहेगा, और आपका कवरेज मटेरियल जब कम रहेगा तो आप उसे उसे अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं।
तो ये मेरा मानना है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जाएं, एक ही चीज को फॉलो करें, उसके अंदर तबीयत से उसको अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करके रिवाइज करते रहें। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज से बच सकते हैं कि आप क्या ना पढ़े वाली सिचुएशन में ना जाएं। तो आप जी इसको सर। फॉलो कर सकते जी। सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा किसी विषय में ज़्यादा पकड़ है, किसी में कम पकड़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, मेरी पकड़ जैसे ज्योग्राफी में ज़्यादा है, हिस्ट्री में थोड़ा-सा मैं वीक हूँ। तो ऐसा अक्सर होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को हम पीछे पड़े रहते हैं कि अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सर, ऐसा होता है या हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें हम मज़बूत हैं, उसको पकड़कर हम उस सब्जेक्ट की भरपाई कर सकते हैं और हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि ये कई स्टूडेंट के सवाल मन में सवाल होता है कि अगर जो अपना सब्जेक्ट वीक है उसको नहीं कर पाएँगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हैं। नहीं, मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको अपने एग्जाम को पहले समझना पड़ेगा, जो सिलेबस है उसके अंदर उस टॉपिक का जो आपको लगता है कि आपका कमजोर है उसका वेटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहेंगे कि आप करंट अफेयर्स के बिना आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं निकल सकते। या फिर आपको लगेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पोर्शन है इंडियन पॉलिटी का वो आपका कमजोर है, उसको पढ़े बिना या उसको अच्छा किए बिना आप एग्जाम निकाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का आपका एक जो जियोथर्मल फॉर एग्जाम मिनरल्स के बारे में कुछ आपकी इंफॉर्मेशन कम है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, हो सकता है कि एक दो मिनरल्स आप छोड़ सकते हैं, एक दो रीजन्स आप कम कर सकते हैं उस टॉपिक के अंदर। बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप रट लो, या फिर उसको बस उतना ही देख लो जितना उसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो अगर आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। तो ये रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। हो सकता है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो मेंस में उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स, मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स में हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम, एक या दो चार सवाल आएंगे, लेकिन वो स्टैटिक वाले आते हैं। लेकिन वही चीज आपके पेपर टू में, जीएस का जो पेपर टू होता है मेंस के टाइम पे, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उस टाइम पे इट कैरीज अराउंड आई वुड से 40 to 45 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 250। ऐसे ही जब आप इंटरव्यू के दौरान जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक के आप, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के ऊपर आप अपना टाइम लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक बहुत ही वेग सा एक लास्ट का चैप्टर है जिसके अंदर आज तक यूपीएससी ने 2 ही बार सवाल पूछा है, और वो आपका कमजोर है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, वो आपके आपके लिए एक थोड़ा सा एक एक जोन ऑफ कंफर्ट हो सकता है कि उससे कम पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आप उसके अंदर सिर्फ याद किए उस टॉपिक की वही लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट वाला जिसके अंदर आज तक यूपीएससी हर बार सवाल पूछता आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो दिस rationalization has to be done at individual level and also looking at the patterns, recent patterns being followed by यूपीएससी। तो ये आपको देख के बैठ के अपना टाइम लगा के देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल पाएगा। जी सर। सर, इस तैयारी के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि हर 2 से 3 दिन बाद एक नेगेटिव वाइब्स आती है कि यार इतना सिलेबस है, कैसे हो पाएगा? हम नहीं पढ़ पाएँगे, हमारा नहीं होगा, इतनी सारी भीड़ है। इस भीड़ से कैसे बचना है हमें और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? क्योंकि समाज का दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, दोस्तों का दबाव होता है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मतलब परिवार में किसी अगर निकल भी गया, तो घर वाले दबाव देते हैं, यार उनका निकल गया, तुम तैयारी करो 5 साल, तुम्हारा नहीं निकल रहा है। ऐसे में खुद को मोटिवेट कैसे करें और एग्जाम की तैयारी कैसे करें सर? जी। ये बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ही रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर वो यूपीएससी एस्पिरेंट जो 6 साल लगाता है अपने प्रिपरेशन में, उसको कहीं ना कहीं जरूर ये फील होता है, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन आपके आपके दोस्त जो अपनी जिंदगी में सेटल हो रहे होते हैं, आपके आसपास आपके रिश्तेदारों के बच्चे सेटल हो रहे होते हैं, और आपने क्योंकि एक टफर रूट लिया है, तो आपके लिए मैं कहूंगा कि आपके अंदर फिर उसको अपने आप को बैकअप भी करना पड़ेगा। तो मेरे मेरा जो तरीका है मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसके अंदर ये था कि मैं डेली जब भी, या तो खाना खाने के बाद या लंच के बाद, जब भी या सुबह उठ के, मैं 2 4 5 मिनट पढ़ाई के दौरान खो जाता था,
ये सोचते हुए कि अगर मेरा एग्जाम निकलता है, मैं पास करता हूँ, तो फिर चीजें कैसे होंगी, ये मैं खुद ही विजुलाइज करता था। मैं सोचता था कि मेरा एग्जाम होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, मैं कैसे अपने घर पे बताऊंगा, मेरे पापा कैसे खुश होंगे, मम्मी ऊपर से देखेंगे कैसा लगेगा, मेरी फैमिली कितनी यूनाइट होगी, और फिर बाद में जब मैं बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करूंगा सोसाइटी के लिए, या गवर्नेंस के साथ आप पार्ट होते हैं तो आप कैसे अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएंगे, कैसे लोगों के लिए भलाई करेंगे, और फिर लोग आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दुआएं मिल रही हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है। यही एक चीज है जो आपको लगता है कि ये मेरा तरीका था। इसके अंदर मैं ऐसे इमेजिन करता था कि मेरे गांव में जब मैं जाऊंगा तो सेलेक्ट होके तो कैसे हो, और फिर उसके अंदर मुझे गूज बम्स आते थे। चाहे मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठ के चाहे उसको इमेजिन करता था, और फिर ऐसे सोचता था कि हाउ वर्ड somebody behave when he is basking in the glory of success। तो ये मेरा तरीका था। बाकी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों का अपना अपना होता है। मेरा इसके अंदर एक जो कांस्टेंट सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि ये सपने आपके अपने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से विल पावर जरूर आती रहेगी, चाहे जितनी मर्जी चुनौतियां कठिनाइयां आती रहे। लेकिन अगर आप किसी और के कहने पे इस चीज के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, उस इस तैयारी के अंदर अगर आपको 2 या 3 बार कठिनाइयां आई तो आप छोड़ के चले जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो ये आप अपना बैठ कर सोच लें कि ये जो इच्छाएं हैं, ये आपका सपना है, ये जो आपने सोचा है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो आपने अपने बिहाफ पे सोचा है, या फिर ये सोचा है कि नहीं उसका हो गया मेरा इसलिए हो जाएगा, या उसका मैं उससे इंटेलिजेंट हूँ उसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा। ये नहीं होगा। जब तक आपका अपना डिसीजन नहीं है, तब तक आप उसके अंदर बैठ के 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी और के कहने पे आप दिखा दिखा के 12 घंटे बुक्स लेके लगातार नहीं बैठ सकते। तो आपका अपना सोच, अपने विचार और अपने सपने, जब आप उनको सही में ऑन करेंगे, उसको इनग्रेन करेंगे अपनी थिंकिंग के अंदर, तो अपने आप हो जाएगा। पढ़ाई मुश्किल नहीं है। आपकी इच्छाएं कितनी स्ट्रांग है, आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है, वो चीजें ज्यादा ज्यादा मैटर करती है, ये मेरा मानना है। तो जब आपको लगता है ना कि आप उस प्रोसेस से इतना अपने आप को लीन कर चुके हैं उस प्रोसेस के अंदर, तो फिर जो बाहर की दुनिया है ना, कि भीड़ कितनी है, लोग क्या कहेंगे, ये सब इमटेरियल हो जाता है। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आज सैटरडे है, संडे है, मेरे को चिल आउट करना है, या फिर मेरे दोस्त कहाँ घूमने जा रहे हैं, या फिर रिश्तेदारी में किसी की शादी हो रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको लिटरली ये लगता है कि आज मैं अगर इस जो मैंने अपने आज का एक दिन का जो सिलेबस का टारगेट रखा है, अगर मैं उसको अच्छे से कंप्लीट करके सोता हूँ ना, तो शाम का रात के टाइम में जब आप सोते हो कंप्लीट करके, वो जो सुकून आता है उसका कोई मैच नहीं है। वो बाहर से नहीं आ सकता, ना उसको आप खरीद सकते हैं। वो आपके अंदर से फीलिंग आएगी, जो फीलिंग ऑफ सेल्फ कंटेंट होता है। वही चीज आपको धीरे 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 अपने टारगेट के नजदीक लेते चली जाती है। तो ये मेरा मानना है। और दूसरा ये कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, मैं उसको ये कहूंगा कि आप नहीं भी सेलेक्ट होते हैं ना, तब भी एक आपको एक ऐसा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बना के छोड़ती है, जिसको आप आपका पूरा आउटलुक अपनी अपनी जिंदगी की तरफ, अपनी आसपास के सराउंडिंग्स की तरफ, अपने समाज की तरफ, देश की तरफ, सब बदल जाता है। मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ, मैं कैसा एक लड़का होता था, बहुत तेज बाइक चलाता था, लेकिन इस प्रिपरेशन के दौरान ना मुझे किसी ने रोका। मेरे पास 2-2 लाख रुपए की उस टाइम पे अपने ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपने अपने लिए बाइक्स खरीदी थी। लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि ये चीजें जो करते हैं हम लोग, जो हमें लगता है कि बहुत ही कूल है, वो वैसा नहीं है। दुनिया ऐसी है जो आगे निकल चुकी है, जिनने समाज के लिए अपना योगदान देना शुरू कर दिया है, और हम अपने कॉलेज के उन फंकी जो एक अपना फेज होता है उसको जी के एंजॉय कर रहे होते हैं कि नहीं वी आर डूइंग वेरी गुड। सो दिस इज नॉट लाइक दिस। जब जब इंसान अपना विजन लेके चलता है और उसके अंदर उतनी मेच्योरिटी आती है, एंड इफ दैट गेट्स कंबाइंड थ्रू नॉलेज विच दिस एग्जाम प्रोवाइड्स, तो मुझे लगता है देर इज नो मैच। जब आपके पास ये एक फेज है जिसके अंदर अगर आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास विजन होता है, एम्बिशन होता है, रस होता है, एड्रेनलिन रस होता है हमारी जिंदगी के जवानी के दौरान, सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की होती है तो वो होती है नॉलेज की। और उस नॉलेज से ही हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है। तो अगर आप 25 साल 26 साल की उम्र के अंदर वो नॉलेज इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान गेन भी कर लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी के जो बचे हुए 40 50 60 70 80 साल जो भी हैं, उसके अंदर जो आपका एक जो अल्टीमेट गोल होगा, जब जब आप डेथ बेड के ऊपर भी अपने आप को सोचेंगे, तो आपको कभी इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कभी यूपीएससी की तैयारी की थी। दिस आई कैन गिव इन राइटिंग। दिस इज सच अ टाइप ऑफ प्रिपरेशन। तो
this self belief which comes with knowledge that is provided by preparation of UPSC civil services, and that I would say is never a loss making decision. जी सर। सर बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है आज के समय में इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह गया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें दुनिया को क्या दिखाना है, दुनिया क्या पसंद करेगी, इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह गया है। सर तैयारी के दौरान तो ठीक है सर, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जब हम उस पद पे पहुंचते हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अफसर हो जाते हैं लोग, तो अपने जो मूल दायित्व है हमारा जिसके लिए हम गए हैं उन्हें भूलकर वो पैसा कमाने के चक्कर में, या मैं किसी का नाम भी लूंगा, उनको खुश करने के चक्कर में ऐसा गलत काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो सिलेक्शन होने के बाद हमें अपने दायित्व को कैसे निभाना चाहिए, और जो हमारा मूल कर्तव्य है उसे याद रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए सर? जी। मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज जो होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हम पढ़ते हैं, और उसका उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है सिविल सर्विसेज अनोनिमिटी। अनोनिमिटी मतलब आप पर्दे के पीछे काम करते हैं, आप कभी पब्लिक लाइफ के अंदर ऐसे एज ए पब्लिक फेस बन के नहीं आते हैं। सिविल सर्विसेज को अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, ना ही इनके पास कोई इस तरह की आइडेंटिटी मार्क होता है जिससे इनकी पहचान की जा सके, ना इनके पास कोई ऐसे कपड़े होते हैं, ना ही इनको कोई इस तरह का कोई टैग हम देते हैं जैसे इंडियन आर्मी के पास या किसी भी देश की आर्मी के पास उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जिससे उनकी पहचान होती है। एक जो पॉलिटिशियन राजनेता एक लीडर जो होता है उसके पास एक अलग तरीके से पब्लिक फेस होता है, पब्लिक फिगर होता है। लेकिन सिविल सर्विसेज जो है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको स्टील फ्रेम भी बोला जाता है, कि ये पर्दे के पीछे काम करेंगे लेकिन कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम उस चीज को अपने दिमाग में लगा लें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज हम भूल जाते हैं जब हम सर्विस के अंदर आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि या तो हमें थोड़ा सा फेम मिल जाए, या फिर उस जो पोस्ट हमें मिली है उसके थ्रू हम पैसे कमा लें, या फिर हम ऐसा कुछ कर लें कि हमें बाद में इस चीज की पॉलिटिकल या कोई भी किसी भी तरीके से एडवांटेज मिले, करियर को लेके या फिर फैमिली को लेके। वो सब चीजें अगर हम देखें तो वो तब आती हैं जब हम उन उन एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज को कहीं ना कहीं भुला देते हैं, या फिर वो उतने स्ट्रांगली नहीं आते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो कभी भी आप देखेंगे कोई सिविल सर्वेंट जब इन सब चीजों के अंदर कुछ गलत करता है या कर करना चाहता है, वो अक्सर वही लोग होते हैं कि वो उस पोस्ट के थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि नहीं ये मेरा हक है जो मुझे मिला है, और ये भी हक है कि जो मेरा काउंटर पार्ट है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है या फिर किसी और फील्ड के अंदर बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, वो अगर मुझसे ज्यादा कमा रहा है और मैं अपने स्कूल टाइम में ज्यादा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो ये मेरा हक है कि मैं उससे ज्यादा पैसे भी कमाऊं। ये गलती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने जब सिविल सर्विसेज के अंदर एंटर एंटर करके जब भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है, तो हमने वो कसम निभानी पड़ेगी, और उसके अंदर हमने हमारा डिसीजन था ये कि हम उतने बेसिक पेमेंट रेम्युनरेशन या सैलरी के अंदर करेंगे या देश की सेवा करेंगे जितना हमारे सरकार को लगता है या देश को लगता है कि जरूरी है एक बेसिक लाइफस्टाइल के लिए। और उससे ज्यादा अगर हम कर रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही पर्सनल इंटेग्रिटी को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू किए थे तो उस वक्त हमने पैसे के लिए सोच के नहीं किया था, तब हमारे जो इमेजिनेशन थे, हमारे कंसिडरेशन थे, दोज वर डिफरेंट। और आज हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मैं इंटेलिजेंट रहा हूं तो मेरा ये हक है कि मैं ज्यादा पैसे भी कमाऊं। ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करेंगे, इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे, और आप ये याद रखेंगे कि आपको पर्दे के पीछे काम करना है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। जरूर आपके ऊपर प्रेशर्स आएंगे, हर तरीके के प्रेशर आएंगे। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि लोग इमोशनली आपको आ रहे हैं, आप दिल से उनकी सहायता करना चाह रहे हैं, लेकिन नियम उस तरीके के हैं आप नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से आपके सुपर ऑर्डिनेट से या फिर आपके किसी और पॉलिटिकल मास्टर से आपके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं। तो यही तो हमें उस चीज को ट्रेन किया गया है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे उन सब चीजों को बैलेंस करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से, देर आर मैकेनिज्म्स थ्रू विच यू कैन कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम दोज posts or those decisions, or you can give in writing that you are not able to implement this and you may be considered for some other post.
लेकिन आप अगर जी अपने बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप, आज आपने हो सकता है छोटी चीज के अंदर कुछ गलत किया है, लेकिन आज बाद में वही चीज फिर आपके लिए इतनी बड़ी बन जाए, या उन छोटी छोटी चीजों के बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा प्लेटफॉर्म या इस तरह के आप बड़ा डिसीजन ले लें जो ग्रोसली रॉन्ग हो, जिसके फिर उसके पॉलिटिकल या फिर वट एवर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दोज डिसीजंस दैट माइट कम टू हॉन्ट यू फॉर ऑल योर लाइफ, दिस यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। वो एक चीज बोलते हैं कि जब हम एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान, तो उसके अंदर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसके अंदर एक थियोरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, that is 80% and IQ is 20%, that in terms of playing a role in somebody's success as a civil servant। तो अगर आपकी इमोशनल क्वोशंट आपका अच्छा है, आपकी इंटेलिजेंस फिर भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगी, लेकिन इमोशनली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। आपको कभी भी कैरी नहीं होना है, ना आपको गुस्सा करना है, ना आपको बहुत ज्यादा किसी से अफेक्शन करना है अपने डिसीजंस के दौरान, ना ही आपको किसी और को प्रेशराइज करने देना है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। So when you are able to understand your own emotions and you are able to um, manage yourself in times of whether it is political pressure or any sort of pressure you might consider for your own career or any, I would say, mileage you want to get, you will have to manage that। आप सभी को लेके बहुत ज्यादा लालची नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो you will be facing repercussions, and we have been seeing there are very good civil servants and ultimately they end up doing something that is not supposed to be done by a civil servant। So that's my take on this। जी सर, बहुत बड़ी बात की आपने सर, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं और फिर अनचाही चीज़ों को भी करते हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था और बहुत अच्छे जवाब दिए आपने सर। इससे हमारे जितने युवा साथी इनको सीखने की आवश्यकता है जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग जब तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि जब मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा देश के लिए, लेकिन बनने के बाद फिर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में, खासकर हमारे भारत में, एक एक चीज बना दी गई है कि जो कोचिंग से तैयारी करेगा वही सफल होगा, जो कोचिंग से तैयारी नहीं करेगा सफल नहीं होगा। ये जो अवधारणा है मेरे ख्याल से गलत है। ये किस हद तक गलत है और सर इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम कोचिंग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं? और, और दूसरे मटेरियल कौन कौन से हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं? जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, तब से एक सर्टेन हब के अंदर, जैसे सिविल सर्विसेज का जब हिंदी मीडियम होता था आज, तब हमने सुना है, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज को। तो पहले कहते थे कि यूपी के अंदर इलाहाबाद जो था वो हब होता था, वहां से बहुत ज्यादा सिविल सर्वेंट्स निकलते थे। फिर उसके बाद से धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट होता चला गया। दिल्ली के अंदर दो जगह कंसंट्रेट हो गया, राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जब से इंटरनेट आया तब से वो यही सारी कोचिंग्स, यही सारी मटेरियल्स, वो सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। अब मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे थे और कोविड के दौरान जब बहुत सारा यहाँ से आउट माइग्रेशन हुआ लोगों का, एस्पिरेंट्स का स्पेशली, तो उस दौरान उन्होंने अपनी अपनी प्रिपरेशन को पिछले 2 या 3 साल के दौरान इंटरनेट के थ्रू ही किया है। जब क्लासेस नहीं हो रही हैं तो एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू इंटरनेट ओनली। तो अभी तो मुझे लगता है कि दिस इज टोटली इररिलेवेंट दैट यू विल हैव टू कम टू दिल्ली ओनली टू गेट इनटू दिस सर्विसेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बेसिक इंटरनेट और उन सब फैसिलिटीज के साथ अपने जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, अपने गांव में या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उन सब चीजों के साथ आज के टाइम पे तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें यहाँ पे राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। और आज के टाइम में तो बल्कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो बुक सेलर्स हैं, दे हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ गिविंग डिलीवरिंग द कंटेंट टू द डोर प्लेस ऑफ द एस्पिरेंट इटसेल्फ। तो आप उनको फोन करके जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको उस चीज को डिलीवर करा देंगे। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इंटरनेट has played really remarkable role in bringing these coaching institutes at the doorsteps of the aspirants, whether they are staying in Kerala or in the northeast or in J&K. And we have been looking into the patterns also. The people of
the people who are getting recently into the civil services are all across India, and they are not concentrated in within some region or within some states. So ये अच्छा है और बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक इक्विटी जो हमें बोलना चाहिए, दैट आई वुड से वुड बी अ बेटर वर्ड, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज दैट इज बीइंग विजिबल थ्रू बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंटरनेट इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। जी सर। काफी बच्चे हैं जो गांव से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कोई कहाँ इंटरनेट अभी नहीं पा, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं और कम संसाधनों में भी सफल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उपयोग करके वो सफल बन सकते हैं सर? सर किसी भी एग्जाम की तैयारी, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेलवे की हो सकती है, एसएससी की हो सकती है, किसी और चीज की हो सकती है। तो उनके मन में एक रहता है कि हम गाँव से हैं, हमारे पास संसाधन नहीं, इसलिए हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो वो कैसे सफल हो सकते हैं कम संसाधन के अंदर? जी देखो, मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर यूपीएससी को हम अलग रख के देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे आपने बोला कि एसएससी का है, या रेलवे के ग्रुप सी एग्जामिनेशन हैं जो आरआरबीस के थ्रू कंडक्ट होते हैं, या फिर बहुत सारे सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जामिनेशन हैं। और इस तरह के जो एग्जामिनेशन है, बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं, इनके अंदर अगर हम बैठेंगे और उनको कहीं ना कहीं देखेंगे, उनके पैटर्न्स को और उनके क्वेश्चन पेपर्स को, तो उनके अंदर कुछ एक एरियाज जो है वो कॉमन है। लाइक लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया जो बेसिक मैथमेटिक्स आता है 10th लेवल का, करंट अफेयर्स हो गया, और जीके जो होता है दैट इज जनरल नॉलेज। तो वो ये चार पोर्शन ही उनको आगे पीछे वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जब ये सब चीजें आउटसोर्सिंग कर दी गई है इन सब एग्जाम्स की, कि देयर वुड बी सम प्राइवेट प्लेयर हु वुड बी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस, कि आज के टाइम में सर्टेन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज आ गई हैं मार्केट के अंदर। वो बिड करती हैं उस एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू, उनको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो उनने क्या किया होता है, उनने 50-60 या 40,000 क्वेश्चंस का एक उनका एक पूल होता है। उनको वो किसी भी रैंडम तरीके से उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और 100 क्वेश्चन कोई भी जो उनको अपने एग्जाम के अंदर डालने हैं, वो दे कम अप फ्रॉम ऑल दोस 40,000 क्वेश्चन पूल। तो उसी उसी पूल से वो रेलवे का एग्जाम भी करवाते हैं, उसी से वो बैंकिंग का एग्जाम भी करवाते हैं, उसी से वो सीजीएल एसएससी सीजीएल के एग्जाम भी करवाते हैं। तो इनके अंदर ये कॉमन चीज है। तो आपको पढ़ने के लिए जो ध्यान रखना पड़ेगा, वो रादर देन गोइंग फॉर दिस थिंग कि आप किस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे उसके अंदर 80% जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो इन 4-5 चीजों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी का मैं कहूंगा कि उनका एक स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन है, उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, उसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है, तो उसको मैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स आज के टाइम में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने लग रहे हैं, उनके अंदर यही चीज है। उसके अंदर बेसिक सिलेबस आता है, दैट इज कॉमन टू एवरी एग्जाम, एंड इफ somebody इज स्मार्ट इनफ and he could make himself strong into basic mathematics and logical reasoning or GK and current affairs, then he would be able to compete into this। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा, या फिर आप अपने घर घर में या गांव में रह के तैयारी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में तो इंटरनेट इतना इतना चीप पर रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। इफ somebody is having that willpower, he can prepare। I have no doubt। पहले ये होता था कि ट्यूटर नहीं मिलते थे, सिर्फ कंटेंट मिलता था। आज के टाइम पे तो इतना अच्छी स्ट्रीमिंग आती है, आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे से जो बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह की एग्जामिनेशन प्रोसेस प्रिपरेशन के दौरान। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको दिल्ली आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने गांव में रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। जी सर। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में खासकर अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व है, और रिवीजन रिवीजन क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ही हम सीखेंगे और चीज़ों को जानेंगे। रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व है सर, और ये कितना हमें आगे जा सकता है अपने एग्जाम के लिए? जी सर। यूपीएससी के लिए मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि एक बार जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, आपने नोट्स बना लिए,
और उसको एक दो बार रिवाइज भी कर लिया है, तब आप जब बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपके मटेरियल को कितना, जो आपका कंटेंट है, जो आपके नोट्स हैं, उनको कितना आपको एनरिच करने की जरूरत है, किस तरीके से वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे वो उसको जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कराता है आप लोगों से, वो उसको डिजाइन कैसे करता है अपने क्वेश्चन को। तो ये हर स्टेज के ऊपर ही जरूरी है। यूपीएससी के अंदर तो स्पेशली मैं ये कहूंगा, अगर आप पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के टाइम पे तैयार कर लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा उसमें मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। आपके ऑप्शंस हो सकता है एक दो ऊपर नीचे वो लोग कर दें, लेकिन वो जो बेसिक थीम होता है किसी भी अवेलेबल कंटेंट के अंदर, जो जो उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, दैट यू वुड बी एबल टू जस्ट टिक दोज आंसर्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली फॉर प्रीलिम्स यू हैव डन, उसके बाद जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन आती है, तो आप देखेंगे 2013 में यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया था, और उसके बाद से जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं अब दे हैव स्टार्टेड रिपीटिंग दोस। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि बैक टू बैक उन्हें 18 में भी वही सवाल पूछा और 19 में भी वही सवाल पूछा। तो आपको अगर इस तरीके से, इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आपके दो भी सवाल कहीं भी रिपीट हो जाते हैं पूरे एग्जामिनेशन में, 1750 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो उसके अंदर जो आपका टाइम बचेगा, जो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस टाइम बचाए हुए से आप बाकी क्वेश्चंस को जितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो फीलिंग ही एक अलग होती है। जब आप देखते हैं ना कि ये सवाल तो मेरे को आता है, मेरे को, मैंने इसको बिल्कुल याद किया हुआ है, बस मेरे को 2 मिनट 4 मिनट का टाइम चाहिए, तो वहां से जब आप एक पेपर के अंदर 3 या 4 मिनट का टाइम बचाते हैं और बाकी सब में एक एक मिनट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके उससे कम से कम 6 या 7 सवाल और अच्छे बन जाते हैं। और हर मार्क्स यहाँ पे इतना जरूरी है कि लास्ट में जो फाइनल फाइनल कट ऑफ आती है, तो उसके अंदर एक एक नंबर पे 10-10 कैंडिडेट्स होते हैं, जिनकी जिनकी रैंकिंग उनके नाम के बेसिस पे की, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो 1 mark is so important into this examination, and considering that previous year questions are very very important, I would say, and anybody who is serious for his preparation, he should thoroughly go into at least, I would say, 20 years previous year questions for prelims, and at least since this 2013 examination for mains। उसके बाद आपका ऑप्शनल जो आता है वो आप देखेंगे तो 1990 से अगर आप उठा लेते हैं उस चीज को, तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप अब भी आ रहे हैं, 60 to 70% ऑफ द ऑप्शनल पेपर इज बीइंग रिपीटेड। तो उसका स्टैटिक पार्ट तो हमेशा ही हमेशा उसमें से कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो दिस इज वेरी एडवांटेजियस, एंड इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, देन यू विल हैव टू बी going through your these questions and going through thoroughly। जी सर। सर अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में हम कैसे आंसर अपने लिखें, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी परीक्षा का। अगर हमारी आंसर राइटिंग अच्छी है तो इंटरव्यू में अगर हमें नंबर कम भी मिलते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो आंसर राइटिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें शामिल करें जो हमें दूसरों के आंसर थोड़ा सा अलग बनाए और हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकें सर। जी। देखो, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग या जितने भी एस्पिरेंट्स से मेरी बात हुई है या अभी भी जब भी होती है, तो मैं उनको एक ही अ, उनको गाइडिंग प्रिंसिपल बताता हूँ इस प्रिपरेशन का। वो ये है कि हम ये सोचते हैं जब शुरू में तैयारी के लिए आते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, और फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। मतलब पहले हमने प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स को पास किया, फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, फिर उसको पास करेंगे, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये मैं ये कहता हूँ कि ये गलत अप्रोच है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको अपनी अपनी तैयारी जब शुरू करते हैं, उसके अगले 5 या 6 महीने प्रीलिम्स के लिए तैयार करने, प्रीलिम्स के लिए डिवोट करने चाहिए। उसमें आपको बेसिक सिलेबस कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, फिर उस दौरान जब 2-3 महीने आप लगा देते हैं, तब आपको समझ आता है कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, किसको आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, किसको अच्छे से याद कर पाए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो किसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो उन शुरू के 2-3 महीने की तैयारी के बाद आपको ये समझ आएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉलेज के दौरान ही बिना पढ़े ही उनको डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये पॉलिटिकल साइंस अपना ऑप्शनल रखूंगा,
फिर उसके बाद मैं जाऊंगा तो मैं अपनी प्रीलिम्स के दौरान ही ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर लूंगा, और फिर जैसे ही मेरा सिलेबस होगा मैं आई विल अपीयर फॉर द एग्जाम एंड आई विल क्रैक इट। बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर। जब आप उसको कोचिंग वाले को 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे देते हैं, तब आपको समझ आता है कि नहीं, आपका तो ये ओरिएंटेशन ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस का। आप तो ज्योग्राफी में अच्छा करते, आप हिस्ट्री में अच्छा करते, आप हो सकता है किसी साइंस के सब्जेक्ट में अच्छा करते। तो ये एक गलत अप्रोच है। उस जो मैं बता रहा था कि शुरू में आप 2-3 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कीजिए, उसके बाद अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए अपने अवेलेबल जो भी नॉलेज है, जो भी इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे। और फिर अगले 3 से 4-5 महीने आपको मेंस की पढ़ाई करनी है। तो मेंस की जब आप पढ़ाई करेंगे उसके अंदर आप अपने नोट्स बनाएंगे, आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे, जीएस पढ़ेंगे, उसके अंदर जो पढ़ा है उसको लिखेंगे कैसे, ये सब चीजें आप पहले तैयार करके रखेंगे। और जब प्रीलिम्स आ रहा है उसके 3 या 4 महीने पहले आप मेंस की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देंगे। प्रीलिम्स से पहले 3 महीने या 3.5-4 महीने आप बिल्कुल प्रीलिम्स पढ़ेंगे, प्रीलिम्स देंगे। आप अपने मार्क्स को मैच करेंगे आंसर की से, थोड़ा बहुत तो 4 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है उसमें, लेकिन आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि आप जा रहे हैं अंदर या नहीं जा रहे हैं मेंस लिखने के लिए। और अगर आप ये क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं है, मेरा मेंस लिखना है, मेरा प्रीलिम्स होने वाला है, तो आपने जो मेंस की तैयारी जहां पे छोड़ी थी प्रीलिम्स से पहले, आप उसको वापस से रिज्यूम करें। अब आप उस स्टेज पे हैं कि आपने अपना मटेरियल फाइनलाइज कर लिया है, आपने अपने नोट्स बना लिए हैं, और ऑप्शनल की जो भी क्लासेस हैं वो जो आपको करनी है, तो वो आपने कंप्लीट कर ली। अब आपका काम, ये जो 3 या 4 महीने का जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, आप उसको काम उस दौरान आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ उसको याद करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, और फिर खुद ही उसको आंसर कॉपी जब चेक होते होके आती है, या फिर खुद भी आप अपनी चेक कर सकते हैं, मैं खुद कर लेता था। जब आप उसको चेक करते हैं तो आप अपना एनालाइज करें कि इसको कैसे और एनरिच किया जाए, अपने नोट्स को, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी अच्छे टॉपर ने जो आप उनके मार्क्स लिखे, आंसर्स लिखे हैं, वहां से आप उसको एनरिच कर सकते हैं। कोई कमेटी की रिपोर्ट आई है, कोई नया डेवलपमेंट आया है, तो तब यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, एंड दैट टू इन विद इन अ टाइम लिमिट। क्योंकि वहां पे आपको नॉलेज होती है, आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन वो चीजें जब तक टिप्स पे नहीं होती, आप उस पेपर को 250 मार्क्स के 3 घंटे के अंदर जो कंप्लीट करना होता है उसको नहीं कर पाते। वहां पे आप 10 से 15 या 20 मार्क्स का अगर छोड़ के आ गए ना, तो आपका कोई फायदा नहीं है फिर। तो वट एवर यू हैव टू राइट विद इन टाइम लिमिट ऑल्सो। तो मैं अगर इसको कंसाइज करूं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी नया लड़का, नया एस्पिरेंट जब भी तैयारी के लिए आता है, तो उसको शुरू के 3 से 4 महीने अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वो जनरल जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उनको पढ़ाई करो, उससे एनालाइज करके अपना ऑप्शनल डिसाइड करो। एंड वंस दैट इज डन, देन यू डिवोट नेक्स्ट 3 to 4 or 5 months फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस। And after that, when your prelims is getting nearer, then before 3 or 4 months from the prelims examination, you go for the prelims. If you are getting into the selected candidates for mains, then for those that gap between prelims and mains, you have to utilize for reading it as much as possible, whatever you have prepared till now for mains. Or after mains, you keep on reading newspaper until you get the interview call, and then you can go for mock interviews. This is my way of suggesting people of doing this. जी सर। सर, जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, अक्सर वो बच्चे जो तैयारी स्टार्ट करते हैं अपना, जिनका पहला अटेम्प्ट होता है, जब वो आंसर राइटिंग करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जब मैं अपना पहला आंसर लिखूं वो परफेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चक्कर में वो जो अपना आंसर है लिखते ही नहीं है, करीबन 5-6 महीने हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब मैं परफेक्ट लिख लूंगा तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। तो ये चीजें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कई लोगों का क्वेश्चन है, कई मेरे दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं। उनका ये रहता है कि ये यार मैं आंसर सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कौन चेक करेगा, कौन इसको इसमें गलतियां निकालेगा। तो ये जो आंसर राइटिंग का डर रहता है मन में कि हम पहली बार में परफेक्ट लिख जाएंगे, इसे कैसे दूर करें सर? इसके लिए मैं जी। अपना आपको एक कहानी, या जो भी मेरे साथ हुआ था 2013 के एग्जाम में, वो शेयर करना चाहूंगा। 2013 में मैंने प्रीलिम्स जो है वो कट ऑफ से आई वाज गेटिंग अराउंड 50 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ 2013 के दौरान। और उस टाइम पे दिस वाज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज सिलेबस हैड जस्ट गोट
रिफॉर्म्ड और आई वुड से चेंज्ड। और उस दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अपीयर नहीं किए थे, दे जस्ट वांटेड टू गेट द फील ऑफ द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट दे वर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो 13, जब भी किसी से पूछेंगे उस दौरान जो प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे थे, वो बताएंगे कि 2013 जो था दैट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन था, दैट वाज वेरी लेस। और somebody who was very sure from the day itself, day one itself, when I got out of this examination center for prelims, तभी मुझे मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू राइट द मेंस दिस टाइम। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो इतनी फ्लॉड थी कि मैंने विपिन चंद्रा उस टाइम पे ऐड किया था। विपिन चंद्रा इंडियन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस करके जो एक बुक आई थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का मेंस के अंदर एडिशन हुआ था हिस्ट्री के अंदर, एंड दैट इज दैट थिक बुक कंसिडरिंग अराउंड 500 पेजेस। तो अगले एक महीने तक प्री के बाद मैं उस बुक को ही पढ़ता रहा। I did not go for any test series. I did not write any question or any mock test series. Or you believe me, when I went for the final mains examination, पहला जो पेपर आता GS1 का, उसके अंदर out of 25, I was able to attempt only 11 questions. 11 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए थे, एंड स्टिल जब मेरा रिजल्ट आया था उसमें आई मिस्ड इंटरव्यू कॉल बाय 17 मार्क्स, 17 मार्क्स। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 140 नंबर छोड़ के आ सकता हूँ, और तब भी मैं उस कट ऑफ को 17 मार्क्स से मिस कर रहा हूँ। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, हैड आई बीन समबडी हु हैड रिटर्न द टेस्ट सीरीज प्रॉपरली, तो आई वुड हैव मेड इट दैट ईयर इटसेल्फ। मैं 140 नंबर का पेपर वन एक एक पेपर के अंदर छोड़ के आ गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंस है आपकी आंसर राइटिंग की। और कोई कोई भी एस्पिरेंट अगर ये सोचता है कि वो बिल्कुल सब कुछ तैयार करने के बाद फिर अपना एक गोल्डन से शब्दों के अंदर अच्छी सी हैंड राइटिंग के अंदर एक परफेक्ट सा आंसर लिखेगा, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है मेंस के अंदर, उसको मार्क्स जो मिलते हैं वो आपकी बिल्कुल परफेक्शन के लिए नहीं मिलते हैं, वो आपको रिलेटिव मार्किंग होती है। अगर किसी ने आपसे गंदा लिखा है और आपने उससे अच्छा लिखा है तो आपको आधा नंबर ज्यादा मिलेगा उस आंसर में, और अगर किसी ने आपसे अच्छा लिखा है तो उसको आधा या एक नंबर ज्यादा मिलेगा। तो आपको उस आधे या एक नंबर का जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करना है। आप अच्छा लिखेंगे, आपको ये इंश्योर करना है कि बाकी जो 70 या 80% लोग लिख रहे हैं, मेरा आंसर उससे अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं लिख सकता। मेरे अगर आपसे पूछता है कि इंडियन डेमोग्राफी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप 5 मिनट या 6 मिनट के टाइम स्पैन के अंदर आप सब कुछ डिसाइड कर दें, कि आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप उसको लिखना चाहें आप नहीं लिख सकते। यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट। तो ये मैं कहूंगा कि आंसर राइटिंग इज अ मस्ट, और कभी भी परफेक्ट आंसर के लिए हमें कोशिश नहीं करनी है, और उसके लिए हमें अपनी कम से कम आंसर राइटिंग तो डिले नहीं करानी है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप धीरे धीरे शुरू में बिल्कुल बेकार लिखेंगे, आपको खुद पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार उस इनर्शिया को अगर ओवरकम कर पाए, तो एक टाइम आएगा जब आप 5 या 6 सवाल शुरू में नहीं लिखते हैं दिन में, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जिनने आंसर राइटिंग करना शुरू किया और उनके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए। और इस एग्जाम की एक रियलिटी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेंस एग्जामिनेशन है दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। उसके अंदर 1750 मार्क्स है, इंटरव्यू के अंदर 275 मार्क्स है। उस 1750 में जितना ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं, उतना ही आप अपने सिलेक्शन के नजदीक होते चले जाते हैं। तो आंसर राइटिंग कभी भी आप इस चीज के पीछे ना छोड़ें कि मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा तभी शुरू करूँ। जी सर। सर आपने 2013 की बात की, 2013 के आसपास ही सी सेट आया हुआ था, और सी सेट के आने के बाद ही जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है थोड़ा सा और गिरना चालू हुआ, और देखते देखते आज हम 2022 में है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ही कम आ रहा है। सर इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? सी सेट के आने का रीजन है या कोई और रीजन है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बैच में
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो हिंदी माध्यम से थे, और हमारे बैच के दौरान 2014 एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट्स थे वो सेलेक्ट हुए थे। और उसका रीजन मुझे लगता है कि सी सेट कहीं ना कहीं आज के टाइम में, उस टाइम पे जब क्वालिफाइंग नहीं होता था, जब उसके मार्क्स ऐड होते थे 2015 तक, आई गेस 2014 तक, उसके बाद तो सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो अभी तो उसका इतना फर्क नहीं आना चाहिए। दूसरा, उसको जितना टफ किया जाता जा रहा है आज के टाइम में, मुझे ये सुनने में आया है कि ऑल्दो इट इज क्वालिफाइंग ओनली, लेकिन द लेवल ऑफ टफनेस इज दैट मच कि आप 27 जो आपको क्वेश्चन उसके अंदर सही करने हैं, आप वही नहीं कर पाते। तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। मुझे एक मेजर जो इशू लगता है हिंदी मीडियम के साथ, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अवेलेबल कंटेंट है, जैसे इंटरनेट से आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेक्चर सीरीज हैं, जो मुझे लगता है कि अभी भी इंग्लिश के अंदर ही आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर ही आते हैं। वो एक मेरे को लगता है कि दैट इज बिगर फैक्टर रादर देन आई वुड से कि इट इज बिकॉज ऑफ सी सेट। और उसको अगर आपको ओवर, तो आपको किसी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं, बाकी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग विद हिंदी मीडियम, दोज आर ऑल्सो लेस इन नंबर। जब कैंडिडेट्स कम होंगे तो उसके प्रोपोर्शनेट फिर उनके सिलेक्शन भी कम होते हैं। लेकिन आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। जी सर। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कई ऐसे तो लोग भी कई होते ऐसे हैं लोग जो भी होते हैं जो नौकरी के साथ साथ नौकरी तैयारी के कर साथ रहे साथ होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, और उनका और टाइम मैनेजमेंट उनका टाइम कैसे हो पाए, मैनेजमेंट कैसे हो पाए, क्योंकि नौकरी भी करनी है, नौकरी भी तैयारी भी करनी है, करनी है, तैयारी भी साथ साथ करनी पैसे है, भी साथ में देखना है। पैसे भी देने हैं, उन चीजों को कैसे तो इन मैनेज चीजों को कर कैसे सकते हैं मैनेज कर और सकते हैं अपनी तैयारी को और कैसे अपनी बना तैयारी सकते को हैं। कैसे बढ़ा जी सकते हैं। देखो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बता देता हूँ। एक दौरान मेरा एक बैचमेट है, वो अभी इंडियन फॉरेन सर्विस में है। तो मुझे पता है कि ही वाज वर्किंग सम विद सम दिस कॉर्पोरेट हाउस ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन। तो वो उनने अपना एक बार मेरे से स्केड्यूल जो था उनने शेयर किया था। वो बता रहे थे कि उनको ऑफिस से आते ही अराउंड 5:30 या 6 तक, जब भी वो ऑफिस से आते थे, वो आते ही खाना खा के सो जाते थे। एंड ही यूज टू गेट अप इन द नाइट, 12 बजे या 1 बजे यूज टू गेट अप इन द नाइट। और 1 से फिर ऑफिस आवर्स तक, लाइक 9 o'clock in the morning or 10 o'clock in the morning, he used to study। और बीच में कभी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत इंटरनेट से सर्फिंग के दौरान कुछ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज दिस यूज टू बी हिज रूटीन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नौकरी आपसे कितना डिमांड कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपके गेन्स कम है और आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप उस चीज को छोड़ सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, उसके बिना आपकी फैमिली सरवाइव कर सकती है, तो आप उसको प्लीज छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपको अपने टाइम स्केड्यूल के अंदर थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नौकरी किस तरीके की है, और उस तरीके से उसके अंदर आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो ये आपको खुद से बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप सी के एम्प्लॉयज भी आते हैं अभी भी। देर आर मेनी पीपल हु कम फॉर लीव व्हेन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर। तो वो भी अपना इसी तरीके से मैनेज करते हैं कि लंच दौरान, जैसे 2 घंटे का, अगर 1.5 घंटे का लंच होता है या 1 घंटे का लंच होता है, तो 15 मिनट्स में आप अपना लंच फिनिश करते हैं, एक चाय पीते हैं, और फिर उसमें बचा हुआ जो टाइम हो आप पढ़ते हैं। ऑफिस से जब निकलते हैं, व्हेन यू आर इन द ट्रांजिट, वेदर इन मेट्रो और इन ट्रेन और buses, if you are able to manage, if you can, then you can go for some broader videos जो आप सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ये यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, एंड व्हाट आर द सोर्सेज टू फॉलो, और कौन कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे आपको टाइम लगाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 या 3 घंटे, 3 महीने की छुट्टी आपको दे सकते हैं। तो उस दौरान आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंसिंग करना पड़ेगा।
और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली को उस पैसे की जरूरत नहीं है, उस नौकरी की जरूरत नहीं है, और आप अपने बिगर एम्बिशंस के साथ चल रहे हैं, और आपको लगता है कि यू आर वेरी नियर, वेरी क्लोज टू योर टारगेट, देन आई वुड से कि यू कैन think of taking some long leave or leave without pay. If that is available in your organization, you can consider those options. जी सर। जी सर। सर जब सर हम इंटरव्यू की जब बात हम करते हैं इंटरव्यू की तो बात इंटरव्यू करते हैं तो की बहुत सारी धारणाएं बहुत हैं सारी धारणाएं कि हैं इंटरव्यू में कि ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे ऐसे जाते हैं क्वेश्चन जो पूछे आप जाते हैं जो आप नहीं दे सकते हैं। नहीं दे तो सकते। इंटरव्यू की क्या तो सच्चाई इंटरव्यू की होती है क्या वहाँ, सच्चाई होती है कैसा वहाँ, पैनल होता उसका है कितना और होता है कैसे क्वेश्चन और होते कैसे हैं। क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको अगर अपने आपको इंटरव्यू के अपने क्वेश्चन इंटरव्यू याद के जो क्वेश्चन दिलचस्प याद जो टाइप के हो या दिलचस्प टाइप जिनको के हो आप या मैसेज जिनको शेयर आप करते मैसेज हैं, शेयर करते जरूर हैं, बताएं जरूर जी। बताएं जी। मेरा ये मानना है इंटरव्यू के दौरान आपका जो बेसिक, जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिलअप करते हैं, उसी से वो पूछते हैं। 80% ऑफ द इंटरव्यू इज अराउंड दैट थिंग ओनली। बाकी कुछ 10 से 15% या 20% जो उसका कंटेंट होता है वो करंट अफेयर्स से हो सकता है। तो लाइक अगर मैं अपना इंटरव्यू अगर बताऊं, तो सिंस आई हैव ए बैकग्राउंड की आई बिलोंग टू स्टेट ऑफ हरियाणा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सरपंचपति, वेर इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो जो एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, दैट इज बीइंग फिल्ड बाय अ लेडी, और अल्टीमेटली जब वो जीत जाती है तो अल्टीमेटली जो सरपंच या पंच जो बनता है, इफ डी फैक्टो जो पावर एक्सरसाइज करता है, वो उसका हस्बैंड कर रहा होता है या उसकी फैमिली में कोई बड़ा बेटा मेल कर रहा होता है, तो उस टर्म को सरपंच पति बोलते हैं। एंड दैट इज आई थिंक क्वाइट प्रेवलेंट इन हरियाणा कंसिडरिंग द पुअर सेक्स रेशियो एंड patriarchal mindset of the society. So that thing was asked. Then since I had filled in my hobby, cricket as my hobby, then I was asked what is the meaning of the term Chinaman and reverse swing, how does that happen. So I was able to give answers to that. And उस दौरान एक ब्रिक्स बैंक बनाया था उस दौरान, तो उसका हेडक्वार्टर्स और उसको हेड कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिस्ट, तो केवी कामत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सब चीजें मेरे से पूछी गई थी एंड आई वाज एबल टू आंसर दोस। कुछ कुछ चीजें सोशियोलॉजी से या आपकी ओपिनियन पूछ सकते हैं, लाइक इफ यू आर द डीएम ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट तो आप कैसे काम करेंगे, या फिर आप डायरेक्टर टूरिज्म हैं तो टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे, या फिर इस तरह के सवाल कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप बाकियों में आपको लगता है नहीं होगा। इस तरह की चीजें वो पूछते हैं। वो देख बाकी उसकी उनके आंसर्स में जाने की बजाय वो आपको ओवरऑल एनालाइज करते हैं, आपके अंदर आप कितनी एनर्जी के साथ इंटरव्यू बोर्ड के अंदर बातें कर रहे हैं, कितना आप ग्रेस के साथ उनसे बातें कर रहे हैं, कितना आप सिंसियर दिख रहे हैं अपनी बातों में, आपके जो स्टैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे तो ड्रास्टिकली रॉन्ग तो नहीं है। इस तरह की चीजें वो आपसे बुल देखते हैं, आप जैसे ही उनको कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं उस चीज के लिए, रादर देन चेकिंग योर नॉलेज, इट्स मोर अबाउट योर पर्सनालिटी, विच एवरीबडी आई सीम सेज कि इट्स अबाउट योर personality test rather than an interview. So I would say कि if somebody who is going for interviews, then he need to be very thorough in his detailed application form and his background, whatever information he has put into his DAF, he need to be very comprehensively covered. So I would say it's more of a personality test rather than an interview. जी सर। जी सर। सर ऑप्शनल सर विषय का ऑप्शनल कितने विषय का बेसिक कितने होता है, बेसिक होते और हैं, और ऑप्शनल कैसे चूज ऑप्शनल करें, कैसे क्योंकि करें, देखा क्योंकि जाता है कि देखा जाता है कि कुछ ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं ऑप्शन ऐसे जिसमें होते हैं अधिक जिनमें नंबर अधिक नंबर सकते हैं, हैं, इतनी मेहनत करके इतनी जितनी मेहनत हम करके जितनी हम विषय की तैयारी करते हैं किसी तैयारी अपने करते विषय हैं की, किसी अपने विषय की, तो हम तो विषय कैसे हम चूज विषय करें कैसे और चूज बहुत करें सारा और नंबर बहुत सारा सकते हैं अपने विषय में। जी विषय सर। में। जी इसका मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप अपने इंटरेस्ट देखें, आप कौन सी चीजों में आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर दूसरा आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि उस ऑप्शनल के अंदर अभी रिसेंट में कैसा रिजल्ट रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनके अंदर द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर इंक्रीजिंग वेरी ड्रास्टिकली। तो यूपीएससी को फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्केलिंग करनी पड़ती है, स्केल आउट करना पड़ता है, तो वो आपको एक बार देख लेना चाहिए। तीसरा मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने ऑप्शनल के बारे में जो अवेलेबल मटेरियल है उसको जरूर चेक कर लेंगे, तो अगर आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं
उस कंटेंट को देख सकते हैं, और उससे अवेलेबल क्लासेस अगर आपको करनी है, बुक्स आपको करनी है, या फिर इंटरनेट के ऊपर उसके जो सोर्सेज हैं वो देखने हैं। तो ये सब चीजें आपको फिर बाद में जब आप उस ऑप्शनल के लिए तैयारी करेंगे, तो वो बड़ी हैंडी रोल प्ले करती हैं। अगर आप ऐसा ऑप्शनल देख लेते हैं जिसके अंदर इंटरनेट के ऊपर कोई आपको अवेलेबल मटेरियल ही ना मिले, तो देन इफ यू आर इन योर होम टाउन और यू आर वर्किंग समवेयर आउट ऑफ दिल्ली, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम टू दैट पर्सन। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी जब आप जीएस वगैरह के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आपका ओरिएंटेशन किस तरीके का है। जी सर। जी सर। और सर अभी और सर 5 अभी जून को 5 जून को एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने जो मैं जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी उनको कर आप रहे क्या हो काम तो आप करें क्या काम कि करें, मैंने इसमें बचा हुआ है, में बचा हुआ इस है, दौरान कौन उस सी दौरान तैयारी करें तैयारी जिससे करें एग्जाम में एग्जाम ठीक में हो पाए? हो जी पाए। सर। जी सर। मेरा ये मानना है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पहले तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक फील और लेवल ऑफ टफनेस या फिर मैनिपुलेशन इन द क्वेश्चन, या फिर जो जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं, वो सब चीजों का आइडिया लग जाएगा। तो उनको अच्छे से कवर करेंगे, उनके उनके बैकग्राउंड में जाके उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो आपका 60% ऑफ द सिलेबस वुड बी कवर्ड। उसके बाद आप खूब सारे आंसर इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करके जाएं, और रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करें। और एग्जाम के आसपास कुछ भी नई बुक या कोई भी नई मैगजीन वगैरह शुरू ना करें। रादर जितना आपने पढ़ाई किया उसके ऊपर रिलाय करें, और एग्जाम के बिल्कुल नजदीक आके कोई भी नई चीज या नई इंफॉर्मेशन ना डालें, क्योंकि दैट माइट प्रूव टू बी अ कंफ्यूजिंग थिंग। और तीसरा, अपना काम और जो पेशेंस है वो जरूर मेंटेन करें। कई बार ये होता है कि किसी पेपर के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन हम लगातार अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, देन वी स्टार्ट पैनिकिंग कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, और फिर उसके अंदर जो चीजें हमें आ भी रही होती हैं वो भी हम गलत करते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। इफ अ क्वेश्चन पेपर इज टफ, देन इट इज टफ फॉर एवरीबडी। यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस एंड एंश्योर कि जितना आपको आता है उसके अंदर आप कोई गलती ना करें। और आज के टाइम में तो लेवल ऑफ टफनेस बिकॉज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिविल प्रीलिम्स इज आल्सो फ्रॉम द सेम एग्जामिनेशन, देन द लेवल ऑफ टफनेस इज, आई गेस, इज क्वाइट हाई। तो कट ऑफ भी काफी कम जाने लगी है। ऑफ लेट आई एम सीइंग दैट इट इज नॉट इवन क्रॉसिंग 100 आउट ऑफ 200। तो उसके लिए फिर व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट इज you need to maintain this level of correctness. Whatever you attempt should be right. So just ensure that there is less of loss due to negative marking, and you attempt whatever you feel is correct. तो मुझे लगता है कि these are 3-4 factors, if you are taking those into consideration and putting all the efforts which I guess are good enough for the exam, then you would be able to get into this. जी सर। सर एग्जाम से सर पहले जो पहले जो अपनी रात होती है पढ़ने की, और पढ़ने की, एग्जाम और हॉल में जाने एग्जाम से हॉल पहले में जो जाने से पहले समय जो होती है, इस दौरान हमारे मन में दौरान काफी हमारे मन हलचल में होती काफी है। हलचल एक डर होता है मन में, कैसा में पेपर कैसा आएगा, पेपर आपसे आएगा, बनेगा आपसे नहीं। बनेगा, एक दिन भीड़ इकट्ठा लेकिन होती है पूरा वहाँ पे, इकट्ठा होती है वहाँ पे, तो तैयारी कर रहे तो होते हैं, जो तैयारी कर एग्जाम रहे होते देना हैं, है। जो एग्जाम देना है। इस कंडीशन को इस कैसे कंडीशन मैनेज को करना कैसे है कि मैनेज करना है नहीं, कि तो हमारा जो मोरल हमारा डाउन जो हो जाता है मोरल कि डाउन हो जाता है कि कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम अपने आप वहां कैसे पे अपने कंट्रोल आप करें कैसे सर? कंट्रोल करें। देखो, ये मुझे लगता है कि ये पहला जो मैंने आंसर किया था आपके सवाल का, कि जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो मुझे लगता है कि आप ये जो छोटे मोटे शॉर्ट टर्म प्रेशर्स होते हैं, ये आप ओवरकम कर सकते हैं। जब आपको आपको पता है कि आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर या प्रिपरेशन जर्नी के अंदर किस स्टेज के ऊपर है, ये आप अच्छे से एनालाइज कर देते हैं। आपको पता है कि वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट और नॉट, और एटलीस्ट यू हैव द पोटेंशियल टू मेक इट और नॉट। if you know you have the potential and you would be able, it's just a matter of time। तो उसके अंदर फिर ठीक है, you sometimes we have to cut off the outside noise and need to focus on our strategy, because तैयारी जो होती है वो टेबल और चेयर के ऊपर बैठ के होती है। मैं बाहर जाके 10 लोगों को बोलूं कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो this is not the way of improving। the way is you sit yourself and read as much as possible, put in all the efforts that are possible at your end, and be sincere in your preparation।
तो that is going to improve your score also, your knowledge also, and your articulation skills also. लेकिन बाहर जाके 10 लोगों को बोल बोल के तो नहीं सिलेक्शन होने वाला, या 10 लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके और उससे परेशान करके आप उनसे बहस करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते हैं. आपको इंश्योर करने के लिए यू विल हैव टू close yourself inside a room, sit and just keep the outside noise cut. That is the only way. That is the only way. और मुझे लगता है कि जब इंसान एक रूम के अंदर इमेजिन करता है बैठ के कि बाहर की दुनिया, जब तुम सेलेक्ट होके या सक्सेसफुल होके या अच्छा इंसान बन के बाहर निकलोगे, तो फिर उसके लिए जो जितने भी शॉर्ट टर्म लोग बोलते हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, तो वो आई थिंक इज irrelevant, or I would say that is not even considerable for a person who is going for a longer mission. जी सर. तो ये थे विनय सर. तैयारी कैसे करें, उस तैयारी पर क्या समस्याएं हमें मार्गदर्शन दिया. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. मेरे ख्याल से यूपीएससी के जितने ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बेसिक सवाल होते हैं हमने उनको पूछने की कोशिश की है और सारे सवाल किए. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए. उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे जरूर, और तब तक के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद. I think there was some disconnect. सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, अभी I'm able to get it. अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब जितने भी प्रतियोगी छात्र जो थे और जो इस वीडियो को देखे काफी हेल्प. मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और तब तक के लिए सर धन्यवाद. Thank you very much, and I just give my best wishes to this Saral Bharat News and all the aspirations out there. I have just one line to say, a statement to make to you guys, that it is your own decision, your own aspirations and your own dreams. Nobody is going to come to help you into this. It is just your own effort that will bring you closer to your dreams. So keep on doing or putting in the maximum efforts possible, and just enjoy the journey. You'll emerge as a better person whenever you will be finishing this UPSC preparation, no matter whether you make it to the list or not. If you are sincere, then you are going to be a better citizen for this nation. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जल्दी मुलाकात होगी. धन्यवाद. Thank you. Thank you.